कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऊंचाई और दूरी जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। आज आप लोगों को ऊंचाई और दूरी का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और यह सिखाया जाएगा कि इन लॉन्ग क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ये पार्ट है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले से पता होता है कि ये सवाल आनी ही आनी है। अब आपको सिर्फ लगाने की बात होती है कि किस तरीके से लगाएंगे, और हमने पार्ट 1 में ही आपको बताया कि आप लोग इन सवालों को तभी लगा सकते हैं जब इन सवालों में आप चित्र बनाना सीख लेंगे। अगर आपको चित्र बनाना अच्छे से आ गया तो आप लोग उनको आसानी से लगा सकते हैं, जब ये समझ जाएंगे कि हमको ऊंचाई पता करनी है, दूरी पता करनी है और कौन से कोण लेने, कौन से अनुपात लगाने हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पहली सवाल को। तो देखिए, एक सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आप लोगों ने चौराहों पर देखा होगा, नीचे एक आधार बना होता है और उसके ऊपर किसी भी एक राष्ट्रभक्त का क्या लगा होता है, फोटो लगा होता है। उसी तरीके का ये मैटर है। एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी है, मूर्ति की लंबाई दी गई है 1.6 मीटर। भूमि के किसी बिंदु से देखा जा रहा है तो श्योर है पेडेस्टल और मूर्ति दोनों ही ऊपर होगी, और हमें कैसे देखना होगा, अपने नेत्र को ऊपर उठाना होगा देखने के लिए। और कोण कौन सा बनेगा भैया, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। हमने उन्नयन कोण के बारे में पार्ट 1 में बताया था आपको। तो उन्नयन कोण बनेगा और उसी उन्नयन कोण के थ्रू हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई स्तंभ है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। ये कोई पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। ये एक मूर्ति रखी हुई है ये, और इस मूर्ति की जो लंबाई है वो है 1.6 मीटर। और यहां इसी पेडेस्टल के जमीन पर, यहां पे एक भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, देखिएगा मूर्ति कहां है, ये है, ये मूर्ति है। इस मूर्ति का पाद बिंदु ये है, शिखर ये है ना। तो इस मूर्ति के शिखर को यहां से देखने पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश का। तो भैया यहां से इसको क्या करिए, मिला दीजिए, ये बन गया 60 अंश, है ना। फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और जब यहीं से इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल का ये आधार है और ये शीर्ष है। जब इस शीर्ष को देखा जाता है यहीं से, तब आपका कोण बन जाता है 45 अंश। कितने अंश, 45 अंश। ध्यान दीजिएगा, ये कोण 60 अंश है और ये कोण है 45 अंश, है ना। कह रहा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। चलिए अब ज्ञात करना है आपको पेडेस्टल की ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई है h। इनका नाम लिख लीजिए भैया, A, B, C और D। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना चित्र बना लेते हैं। यही है आपका चित्र। अब इसमें हमको क्या करना है, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज है ACD और दूसरा समकोण त्रिभुज है BCD। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में कोण बन रहा है न्यून कोण, जो ये 60 अंश का है, दूसरे में कितना है, 45 अंश है। इन्हीं दोनों को लेकर हमको इस सवाल को लगानी है। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना पेडस्टल की लंबाई ए बी बराबर, ये पेडस्टल BC है, BC बराबर एच मीटर। ठीक है, एच मीटर आपका लंबाई है किसका, पेडस्टल का। तो ये पेडस्टल की लंबाई आपकी BC एच मीटर है और इसी को हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक एक त्रिभुज को लेकर, यानी एक समकोण त्रिभुज को लेंगे और उस त्रिभुज में जो कोण होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले एच के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में ध्यान दीजिएगा, ये कोण है 45 अंश का और ये लंब है, ये आधार है। आधार क्या है, CD है और लंब क्या है, BC है। तो हम यहां पे लेंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश होता क्या है, लंब बटा आधार, तो BC बटा हो जाएगा CD। चलिए tan 45 अंश का मान क्या होता भैया, 1। BC का मान तो हमको h मिल चुका है, CD। तो CD एकम, CD बराबर h, इक्वेशन नंबर 1। यानी CD जो है वो h के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 में ये हम लोगों ने दिखा दिया कि आपका जो CD है वो h के क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जो दूसरा वाला कोण है ये 60 अंश और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है ACD, इस त्रिभुज को लेंगे। तो अब आप फिर से कहेंगे समकोण त्रिभुज ACD में क्या लेना है, tan 60 अंश, ये tan 60 अंश। तो क्या हो जाएगा भैया, AC अपान CD, क्योंकि इस 60 अंश के सामने की जो भुजा है वो पूरी है, देखिए AC, ये इस समकोण त्रिभुज में। तो आपका आएगा AC अपान CD, tan 60 अंश का मान होता है √3। AC का मान जरा देखिएगा, होगा AB प्लस BC, क्या होगा, AB प्लस BC बटा CD। √3 बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है जरा देखिए, 1.6, BC का मान है आपका h और CD का मान का पता नहीं, तिर्यक कर दीजिए गुणा। तो √3 इंटू CD बराबर हो जाना है 1.6 प्लस h। अब जरा समीकरण 1 से CD बराबर h रखने पर, समीकरण 1 से CD बराबर क्या रख दीजिए, h। तो जहां CD है वहीं h रख दीजिए। तो ये हो जाना है √3 h, √3 है, देखिए CD के जगह पे क्या रख दिए, h यहाँ पे। तो √3 h बराबर हो गया 1.6 प्लस h। ठीक है, यहां लगा देते हैं, देखिएगा। अब यहां से ये जो h है ना, बराबर के इस तरफ, h का ही मान चाहिए तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो बराबर के इस तरफ बुला लीजिए। तो √3h माइनस h बराबर हो जाना है 1.6, h दोनों में कॉमन ले लो भैया, तो √3 माइनस 1 बच जाएगा, 1.6 हो जाएगा, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। ध्यान रहे, जब इस तरीके से हमको हर में √3 माइनस 1 या √3 प्लस 1 या √2 प्लस 1 इस तरीके की कोई सवाल मिलती है इस तरह से, तो हम लोग उत्तर नहीं दे सकते। अभी इसको क्या करना होगा, √3 माइनस 1 को परिमेय बनाना होगा, इसका परिमेयीकरण करना होगा, है ना। हर का परिमेयीकरण आप लोगों ने पढ़ा है। तो हर का परिमेयीकरण करने का एक सुंदर सा तरीका ये होता है कि √3 माइनस 1 अगर है हर में, तो आप अंश और हर दोनों में इसके जस्ट अपोजिट वाले चिन्ह के साथ, यानी कि माइनस है तो किसके साथ, प्लस के साथ आप अंश और हर में क्या कर दीजिए, गुणा। क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो √3 प्लस 1 ऊपर भी हो गया अंश में भी, और √3 प्लस 1 आपके हर में भी हो गया। अब जरा देखिएगा, ये चूंकि आपका वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 किसका सूत्र होता है, वर्गांतर का सूत्र होता है। तो वर्गांतर का सूत्र होता है a² माइनस b²। चलिए, तो 1.6 √3 प्लस 1 तो रहेगा ही, √3 का वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा। तो h बराबर हो गया भैया
1.6 √3 + 1 बटा, यहां देखिए √3 का वर्ग क्या होता है 3 और 1 का वर्ग क्या होता है 1। अब जरा घटाइएगा 3 से 1 तो 1.6 √3 + 1 बटा हो जाना है 2, 2 से इसको काट दीजिए तो आ गया 0.8। तो h का मान मिल गया 0.8 √3 + 1 मीटर। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को बढ़िया तरीके से सबसे पहले चित्र बनाना है, जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे ये बनाना है, और फिर हमको दो समीकरण जो दिख रहे हैं tan 45 के लिए एक लेना है, एक tan 60 के लिए लेना है, और इन्हीं दोनों के संबंधों के थ्रू आप लोग मान पर पहुंचेंगे। यहां देखिएगा समीकरण 1 से h रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपकी सवाल और ये है आपका सवाल। यहां से पहले इसके मैं सवाल इस तरफ लिखता था, इस तरफ बताता था आप लोगों को, तो मैं इस तरीके से खड़ा होता था तो पीछे की सवाल दिखती नहीं थी, इसीलिए मैं अब इस तरफ सवाल लिखने लगा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सवाल इस तरफ लिखा ताकि इसकी ऑन स्क्रीन आपको सवाल दिखती रहे कि सवाल क्या है, और फिर इसका आंसर इस तरफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये है पहली सवाल का हल, आपका पहली सवाल है ये। इसके बाद आपकी दूसरी सवाल शुरू होनी है, तो आइए दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान देना, एक मीनार है और उस मीनार का पाद बिंदु मीन्स होता है आधार, आधार पे जो बिंदु होगा जहां से शुरू होता है मीनार। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या मामला है, एक मीनार है और एक भवन है। अब बात यह है कि मीनार बड़ी है कि भवन, तो ऐसे तो मीनार बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सवाल बताती है कि कौन बड़ा है। जरा देखिए, जज करना सिखाते हैं आपको। कह रहा है जब आप मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हो तो उन्नयन कोण 30 ही अंश बनता है, लेकिन जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हो तो 60 अंश बनता है। हमने कहा था ना, दोनों के बीच की दूरी तो देखो फिक्स होगी, मकान और मीनार दोनों फिक्स होंगे, लेकिन अगर एक का कोण 60 अंश और दूसरे का कोण मात्र 30 ही अंश है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका भवन छोटा है और मीनार ऊंचा है, यानी बड़ा है। तो और मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दी भी गई है। तो देखिएगा चित्र कैसे बनेगा इसका। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, भवन है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, मीनार है। ये देखिए, चलिए ये आपका भवन है, ये छोटा सा, और ये आपकी मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया, 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, ये 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है हमको पता नहीं, हमसे पूछ रहा है, चलिए h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, जब यहां से, अब देखिए सवाल को देखिए, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार ये है जो CD है, मान लो ये AB है और मीनार क्या है, CD है। तो जो CD है मीनार, इसके पाद बिंदु मीन से यहां से आप जब देखते हो इसको तो आपका कोण बनता है 30 अंश का। क्या बनता है, 30 अंश का। और दूसरी तरफ जब आप कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जब यहां से देखते हो इसको तो आपका कोण बनता है 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। ठीक है, ये बनता है 60 अंश का। ये आपका फिगर है, और आपसे कह रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, ये 30 अंश है और ये आपका 60 अंश है। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया, 50 मीटर फिक्स है। ठीक है, अब हमको करना ये है कि इसमें से इस वाले त्रिभुज ABD की बात करें तो इसमें h मीटर का मान ज्ञात करना है, BD हमको पता नहीं है। अगर इस BD का मान पता हो जाए तो हम h और BD के थ्रू इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि AD भी नहीं पता है। तो जब तक कोई एक वैल्यू नहीं पता होगी, हम भले ही एक अनुपात लेंगे लेकिन उस अनुपात से वैल्यू आने वाली नहीं है। इस स्थिति में
आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि माना भवन क्या है, AB की ऊंचाई, या ऐसे कहिए भवन की ऊंचाई, तब AB लिखिएगा ना, भवन की ऊंचाई AB बराबर EH मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई AB बराबर EH मीटर। चलिए ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं भवन की ऊंचाई AB बराबर EH मीटर। अब आप लोग एक ट्रायंगल लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDC पहले ले लीजिए 60 अंश के लिए, इस कोण को पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDC में, चलिए BDC में समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए ये 60 अंश है और ये लंब हमको पता है, आधार हमको पता नहीं है। ठीक है, लंब हमको पता है, आधार नहीं पता है। तो जब आधार नहीं पता तो ये निकालना है, तो लंब बटा आधार ही हमको लेना है। तो हम लेंगे tan 60 अंश। क्या लेंगे, tan 60 अंश। ये tan 60 अंश, 60 अंश के सामने की भुजा लंब होती है, तो आपका हो जाएगा CD अपान BD। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना होता है भैया, √3। अब CD की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 50 और BD का मान का पता नहीं, तो BD कितना हो जाएगा, जब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे BD इस तरफ आएगा यहाँ पे, तो √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 50 बटे √3, इक्वेशन नंबर 1। ये छोड़ दीजिए, BD का मान आ गया आपका, है ना। अब आपको क्या करना है कि दूसरा समकोण त्रिभुज जो वहां पे दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये ABD, समकोण त्रिभुज ABD में आप लीजिएगा tan 30 अंश। कौन सा, tan 30 अंश। तो फिर वही लंब बटा आधार होगा, तो AB बटा हो जाएगा BD। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। AB के मान का तो पता नहीं, H है, यही निकालना है आपको, और BD का मान का पता नहीं है ना, यहाँ है, अभी नहीं रखते हैं। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो BD का गुणा 1 में होगा तो भैया BD ही आएगा, और √3 का गुणा H में होगा तो √3 ही H हो जाएगा, है ना। अब आप BD का मान रख दीजिए, BD का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दीजिए यहाँ, तो BD के प्लेस पे देखिए यहाँ मान रख देते हैं। BD के प्लेस पे आपको रखना है 50 बटे √3, और यहाँ पहले से मौजूद है √3 H बराबर के इस तरफ है ना ये। अब √3 और √3 का अगर तिर्यक गुणा करते हैं हम, तो ये हो जाना है आपका 3। क्या हो जाना है, 3। √3 देखिएगा, √3 गुणे √3 का मान होता है √9 और इसका वर्गमूल होता है 3, इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसीलिए तो √3 का गुणा हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब यहाँ पे 3H बराबर 50 हो गया, तो H बराबर क्या होगा, तो 3 का गुणा है तो इधर क्या होगा, भाग होगा, 50 बटे 3 मीटर, ये आंसर हो गया। इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 3 का भाग देंगे तो 16 3 48 होता है, 2 50 होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, 16 3 48, 3 से भाग देंगे, इसमें 16 बार जाएगा, 2 बचेगा शेष, तो 2 ऊपर लिख उठा, 16 सही 2 उठा 3 मीटर, इस तरीके से। तो आपने ये एक सवाल ये भी देख लिया, एक टाइप की ये भी सवाल है आपके कि जब आपको ऊंचाई आधार एक दिया हुआ हो, 2-2 चित्र ज्यादातर बनते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे 6 नंबर 4 नंबर के, उसमें ज्यादातर 2 चित्र बना करेंगे, इस तरीके से 2 समकोण त्रिभुज बना करेंगे, दोनों ही समकोण त्रिभुजों से सॉल्व करके हमको इस तरह से मान निकालना होता है। बहुत ही आसान सवाल होती है, अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चित्र कैसे बनेगा और फिर हमको कौन सा कोण लेना है, तो उसके लिए आधार और लंब कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 3 में समझाते हैं आपको कि किस तरीके से और भी चित्र बन सकते हैं। 4-5 प्रकार के चित्र होते हैं, उसी में से ज्यादातर पूछा जाता है घुमा के। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
देखिए, एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन का तात्पर्य है कि उसमें कई मंजिलें बनी होगी, माने भवन बहुत ऊंचा है। और उस बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसको देखा गया? एक भवन को देखा गया। तो भवन तो छोटा होगा, बहुमंजिला भवन ऊंचा होगा। अब हमने क्या बताया है आपको कि अगर आप किसी ऊंचाई से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा नेत्र जितना झुकता है अपने क्षैतिज से, तो उसी को कहते हैं अवनमन कोण। और यहां बन रहा है, देखिए, अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। तो श्योर है आप बहुमंजिले भवन को बड़ा बनाएंगे और भवन को छोटा, और यहीं से नीचे भवन की तरफ देखेंगे तो बनेगा अवनमन कोण। आइए देखते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई भवन है और ये है बहुमंजिला भवन, ठीक है। ये कोई बहुमंजिला भवन है और ये है कोई भवन। अब जरा देखिएगा, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, इसका मतलब इस भवन की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है बच्चा, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई है 8 मीटर। देखिए ए बी 8 मीटर है। अब देखिए, कह रहा है यहां से देखने पर किसको किसको देखा? दो चीजों को देखा। पहले किसको देखा? देखो, पहले देखा शिखर को और फिर देखा तल को। माने एक बार यहां से उसने देखा शिखर को, ये है शिखर, और फिर देखा उसने शिखर से किसको? ये आपके पाद को, यानी तल को। अवनमन कोण कितना है? 30 अंश, 45 अंश। अब इस व्यक्ति की जो क्षैतिज रेखा रही होगी वो ये रही होगी, है ना। जो क्षैतिज बिंदु रहा होगा वो ये रहा होगा। देखिएगा, ये क्षैतिज बिंदु रहा होगा, है ना। अब क्षैतिज से जो झुकाव होता है, देखिए हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं लेते हैं, डाट 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 में बना लेते हैं। ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो यहां से जो क्षैतिज रेखा है वहां से जितना झुकता है उसी झुकाव को अवनमन कोण कहते हैं। तो उसने पहले किसको देखा? इसको, यानी कि उसके शिखर को देखा। ये देखो, शिखर को देखा तो कितने अंश का कोण बना? 30 अंश का। इसका मतलब ये वाला जो झुकाव है वो है 30 अंश। अब यहां से आप इसको मिला दीजिएगा ऐसे भैया, ये ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने अंश का बन गया? 30 अंश का। और यहां से इसने जो इसको देखा है, ये देखिए, इसके तल को यानी पाद बिंदु को, वो बना है 45 अंश का। तो नीचे ये बनेगा 45 अंश। क्यों? क्योंकि हमने कहा था आपसे कि ये क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा है। तो अगर ये दोनों क्षैतिज रेखाएं दोनों समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा है, और एकांतर कोण कौन होता है? बराबर होता है। तो देखिए, एकांतर कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, इसके लिए 30 अंश का अवनमन कोण ये होगा, है ना। तो ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से अवनमन कोण भले ही यहां बन रहा है, हम उसको नीचे बना लेते हैं इस तरह से, 30 अंश और 45 अंश। अब हमसे पूछ रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछ रहा है और दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। अगर ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो हमसे आपसे पूछ रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अगर हम ये पूरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेते हैं कि ये एच है, कितनी है? ये एच है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम पूरा मान लेते हैं कि ये एच है भैया, तो ये पूरा तो एच हो गया। अच्छा, इतना कितना होगा? देखिए 8 मीटर, तो ये भी कितना होगा? 8 ही मीटर होगा कि नहीं? ये वाला देखिए, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। अब इस पूरे एच में से 8 घटा दीजिए, तभी तो ये वाला मिलेगा ना, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? एच माइनस 8 मीटर। देखिए ये वाला, यहां से ये इतना एच माइनस 8 मीटर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस समकोण त्रिभुज को लेंगे तो ये क्लियर रहेगा, और जब ये समकोण त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला तो ये ऑलरेडी क्लियर है, एच है ना, क्लियर है। कभी कभी क्या होता भैया, अगर आप इतने कोई एच मान लेते, जैसे ये 8 मीटर है, इतने कोई एच मान लेते, तो फिर या तो इसको 8 मान के, इसको एच मान के पूरे को एच प्लस 8 कहिए। नहीं तो जब हम पूरी ऊंचाई लेते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो हम पहले ही मान लेंगे कि अगर ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर। अब एच पूरा माने हैं तो एच का मान आएगा तो हमारा कंप्लीट उत्तर आएगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमसे दो चीजें पूछ रहा है, सबसे पहले दोनों चीजें मान लीजिए। तो माना क्या? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपका है सीई,
बराबर एच मीटर, ठीक है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी BC है, दूरी बराबर BC मीटर है, ठीक है। जो माने हैं BC है वही BC। अब अगर BC का मान देखिए, ये इसलिए मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर ही पता चल जाता है एग्जामिनर को कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h है। अगर h आता है तो फिर आप जान लीजिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है। भवनों के बीच की दूरी अगर BC का मान हम दे देते हैं तो भवनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहां से पता चल जाता है, इसलिए हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। अब हम लोगों का जो काम होता है वो ऑलरेडी यही होता है कि हम लोग एक एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए 2 त्रिभुज बना हुआ है तो दोनों त्रिभुज हमको लेना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे 45 अंश को लेना तो ले लीजिए, इसको आप ले सकते हैं BCE से, ठीक है। तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज BCE में, चलिए tan 45 लेते हैं क्योंकि लंब और आधार की बात है। tan 45 लेते हैं तो यहां से आता है पूरा EC या CE कह लीजिए बटा BC, CE बटा BC। अब जरा tan 45 लीजिएगा, इसका मान 1 होता है और CE का मान क्या हो जाएगा, H है। CE का मान क्या हो जाएगा, H है। और BC का मान क्या हो जाएगा आपका नहीं पता है तो BC ही रहने दीजिए। तो H बराबर क्या हो गया भैया, BC हो गया। H बराबर क्या हो गया, BC हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, है ना। चलिए फिर देखते हैं समकोण त्रिभुज ADE लीजिएगा। ADE में tan 30 अंश लीजिए। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा H-8, नाम लिख लीजिए पहले। तो ये आपका हो जाता है ED अपान AD, है ना। तो tan 30 का मान 1/√3, ED का मान है H-8 अपान इसका मान है आपका AD, इसका मान है AD। अब देखिएगा 1/√3 इज इक्वल टू H-8। अब देखिएगा जो AD है ना वो BC के बराबर है। यहां पे देखिएगा AD BC के बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं H, ठीक है। आप यहां लिख दीजिएगा AD बराबर BC बराबर H, ठीक है। ये तो यहां H लिख दीजिए। अब H का तिर्यक गुणा करेंगे तो H अपान √3 इज इक्वल टू H-8। √3 का गुणा कर दीजिए तो H इज इक्वल टू आएगा √3H-8 √3। देखिए √3 का दोनों में गुणा हो जाएगा, √3 का देखिए √3H माइनस √8। अब क्या होगा जरा देखिएगा, इसको इस तरफ लाइए या इसको उधर भेज के इधर भेज दीजिए। तो ये 8 √3 इस तरफ आएगा बराबर के प्लस हो जाएगा, H उधर चला जाएगा तो √3H माइनस H हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जरा देखिए, यहां लगा देते हैं, ये H कॉमन ले लीजिए तो दोनों में से बचेगा √3 माइनस 1 और यहां बचेगा 8 √3। तो H बराबर हो जाएगा इसका उस तरफ भेजेंगे तो 8 √3 बटे √3 माइनस 1। हमने क्या कहा था कि अगर हर में इस तरह से आए तो इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो √3 + 1 का अंश और हर में क्या कर दीजिए गुणा। तो H बराबर हो जाएगा 8 √3 का मल्टीप्लाई करिए तो 8 √3 का क्या हो जाना है, 8 त्रिक 24। देखिए √3 का गुणा क्या होगा 3, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 8 √3 ही आएगा बटे ये वर्गांतर होगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो H बराबर आ जाना है भैया 24 + 8 √3 बटे 2 हो जाना है 2। √3 का वर्ग 3 और 1 2 हो जाना। अब इन दोनों में से कॉमन आप ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, पहली बात तो 8 √3 कॉमन ही है, √3 का ही चाहे गुणा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, 8 को ना बाहर ही रहने दीजिए, √3 का गुणा करिए तो ये हो जाना है 3 और ये हो जाना है प्लस √3 ऐसे। तो यहाँ पे 8 को बाहर ही रखिए, 3 + √3। अब ये हो गया 4, तो आ गया 4 और 3 + √3 मीटर। ये 4 3 + √3 मीटर, ये हो गया 4 3 + √3 मीटर, ठीक है। यही आपकी ऊंचाई है और यही आपकी दूरी भी होगी क्योंकि H बराबर क्या है BC है, ठीक है।
तो आपका एच बराबर बी सी है, तो दूरी भी आपकी समान हो जाएगी। तो बी सी बराबर भी हो जाएगा 4, 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपकी लगनी है। ठीक है, तो दोनों सवालों का आंसर आपका आ गया है। ये है आपका बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और ये है आपका बीसी का मान 4, 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से 3 सवालें जो मैंने लिया आपको देखिए बताया सिंपली किस तरीके से सॉल्व हो रही हैं। बहुत सिंपल सा है, अगर हमको चित्र बनाना आ जाता है और फिर हम एक एक कोण लेकर इस तरीके से सॉल्व करते हैं एक एक त्रिभुज के लिए, तो बहुत आसानी से ये सवालें लग जाती हैं। तो ऐसी ही सवालों के लिए बने रहिए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।